हेलो एवरीवन, दिस इज यादव एबिलिटी। माय नेम इज बाली यादव। आज मैं आप लोगों को सीआरपी टेस्ट, जिसका पूरा फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन, के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो सीआरपी टेस्ट जनरली डॉक्टर कब प्रेस्क्राइब करता है? जब भी मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि वो बोलता है पेशेंट कि उसको पेट या एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि पेशेंट को हो सकता है कि अपेंडिसाइटिस हो। तो क्या करता है डॉक्टर? पेशेंट को दो टेस्ट एडवाइज करता है, एक तो सोनोग्राफी एंड साथ में ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सीआरपी टेस्ट एडवाइस करता है। तो सीआरपी टेस्ट जिससे कि पेशेंट की बॉडी में पता चल सके कि पेशेंट को क्या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, तो इसलिए क्या करता है डॉक्टर? सीआरपी टेस्ट एडवाइस करता है। एंड सीआरपी टेस्ट जनरली, सीआरपी क्या है? सीआरपी इज द एक्यूट फेज रिएक्टेंट and CRP is the pentameric protein and CRP is non-specific test and CRP is used for prognosis of disease. CRP is acute phase reactant and CRP is pentameric protein, and CRP is non-specific test and CRP is used for prognosis of disease. सीआरपी क्या है? सीआरपी इज अ एक्यूट फेज रिएक्टेंट। एक्यूट फेज रिएक्टेंट मीन्स बहुत कम समय में। एंड ये क्या है? यदि मान लीजिए कोई भी पेशेंट को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो क्या होता है? सीआरपी का लेवल बहुत ही कम समय में क्या हो जाता है? पेशेंट के सीरम में इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम सीआरपी को क्या कहते हैं? एक्यूट फेज रिएक्टेंट। एंड साथ में सीआरपी क्या है? सीआरपी इज अ पेंटामेरिक प्रोटीन। पेंटामेरिक मीन्स, पेंटा मीन्स 5 एंड मेरिक मीन्स यूनिट, सब यूनिट। तो सीआरपी क्या है? 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए सीआरपी को हम कहते हैं पेंटामेरिक प्रोटीन। यानी मान लीजिए यदि एक जे यूनिट सब यूनिट है, एक जो दूसरी सब यूनिट है, जो तीसरी, जो चौथी और जो पांचवी सब यूनिट है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो सीआरपी क्या है? 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम सीआरपी को बोल रहे हैं सीआरपी पेंटामेरिक प्रोटीन है। एंड सीआरपी क्या है? सीआरपी इज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। सीआरपी क्या टेस्ट क्या है? वही किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है कि सीआरपी, यदि मान लीजिए सीआरपी का लेवल किसी की पेशेंट के सीरम में बढ़ा हुआ है, तो वो इसे हम ये पता नहीं कर सकते कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि बैक्टीरियल होगा कि वायरल इन्फेक्शन होगा, इसलिए हम सीआरपी को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। एंड साथ में क्या? सीआरपी इज यूज फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। यदि मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, मान लीजिए टीबी का पेशेंट है एग्जाम्पल के लिए, तो टीबी के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर ने मान लीजिए कोई भी ड्रग दिया और ड्रग देने के 1 हफ्ते के बाद पेशेंट को बोला कि आप सीआरपी टेस्ट करवाइए। तो पेशेंट ने सीआरपी टेस्ट करवाया, तो जो सीआरपी का लेवल है ड्रग लेने के बाद पेशेंट के सीरम में क्या आना चाहिए? नॉर्मल आना चाहिए। तो नॉर्मल आ रहा है तो मतलब क्या, जो हमने जो ड्रग दी है पेशेंट को, वो क्या कर रही है? सही काम कर रही है। यदि मान लीजिए सीआरपी का लेवल इंक्रीज आ रहा है ड्रग लेने के बाद, तो मतलब जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं पेशेंट को टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, वो क्या सही से काम नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होगा? हमें पेशेंट की जो ड्रग दे रहे हैं या मेडिकेशन दे रहे हैं, वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए यानी कि जो हम ड्रग दिए हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसके लिए भी हम सीआरपी टेस्ट का यूज करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? सीआरपी इज यूज फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन बात करते हैं सीआरपी का प्रोडक्शन कहाँ से हमारी बॉडी में होता है। तो सीआरपी इज मेनली प्रोड्यूस बाय द लिवर एंड एंडोथेलियल सेल्स, मसल सेल्स एंड एडिपोस टिश्यू के द्वारा होता है। जो हमारी सीआरपी प्रोटीन है, इसका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन तो मेनली क्या होता है? लीवर में स्पेशली हेपेटोसाइट सेल्स में क्या होता है? सीआरपी का प्रोडक्शन होता है। लीवर एंड एंडोथेलियल सेल्स
एंडोथेलियल सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू एंड मसल सेल्स। तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है इसका प्रोडक्शन लीवर में होता है, लीवर में स्पेशली हेपेटोसाइट सेल्स में होता है, एंड एंडोथेलियल सेल्स क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, इनर लाइनिंग होती है, एंडोथेलियम वहां पे होता है, एंड साथ में एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट स्टोरेज हाउस है, तो एडिपोज टिश्यू में भी सीआरपी का प्रोडक्शन होता है, एंड मसल सेल्स। तो एडिपोज टिश्यू में क्या, मान लीजिए जब भी कोई पेशेंट को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुई है तो क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या करते हैं, मैसेज देते हैं या इन्फॉर्म करते हैं किसको, लीवर को, कि आप क्या करो, सी रिएक्टिव प्रोटीन तैयार करो। क्यों तैयार करो, क्योंकि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये क्या करता है, जो मान लीजिए हमारे ब्लड में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड सेल्स है या डेड सेल्स है, तो इन वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड सेल या डेड सेल के साथ क्या करता है, सीआरपी जाके बाइंड करता है और देन इनको रिमूव कर देता है या किल कर देता है। तो अब सेल को किल कर रहा है तो सेल के अंदर क्या है, बैक्टीरिया या वायरस है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो बैक्टीरिया या वायरस से, तो सेल भी किल हो जा रही है डेड वाली, या जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो भी किल हो जा रही है, एंड साथ में जो सेल्स के अंदर बैक्टीरिया या वायरस है वो भी किल हो जा रहा है। तो इस प्रकार क्या करती है हमारी बॉडी, सीआरपी प्रोटीन की हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट करती है। एंड अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ सीआरपी। तो सीआरपी की जो नॉर्मल रेंज है लैब टू लैब वेरी करती है, थोड़ी बहुत चलता रहता है आगे वैसे चेंज। तो जो नॉर्मल लेवल है सीआरपी का 0 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0 to 5 मिलीग्राम पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज होती है हमारे सीआरपी की। तो अब हम बात करेंगे इंक्रीज लेवल ऑफ सीआरपी किस किस कंडीशन में मिलेगा। तो सीआरपी इज द ब्लड टेस्ट मार्कर फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। यदि बॉडी मान लीजिए कहीं भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, इसी केस में क्या मिलेगा, सीआरपी का लेवल इंक्रीज मिलेगा। एंड यदि मान लीजिए लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट है हमारा इंक्रीज लेवल किस किस कंडीशन में मिलेगा। फर्स्ट तो इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में बैक्टीरियल एंड वायरल और फंगल इन्फेक्शन। तो यदि मान लीजिए बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगल का इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में क्या मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। तो अभी जो मोस्ट लेटेस्ट चल रहा है कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट है कोरोना वायरस, वो क्या करता है मेनली जो हार्ट एंड लंग्स, इन दोनों ऑर्गन पे क्या करता है, अफेक्ट करता है, और इन हार्ट एंड लंग्स में अफेक्ट करके क्या कर देता है, इनमें इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, जिससे इनसे क्या होता है, पेशेंट के सीरम में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए कोविड-19 के पेशेंट में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज मिलता है। एंड अदर है हमारा, जैसे हो गया इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के बारे में। देन सेकंड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में फर्स्ट है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का मतलब क्या है, हार्ट डज नॉट पंप द ब्लड। जो नॉर्मली हार्ट का फंक्शन होता है कि ब्लड को क्या करता है, बॉडी में पंप करता है, बट जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है इसके केस में क्या होता है, हार्ट ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर पाता, जिसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। एंड सेकंड है इसी में मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम। जो हार्ट की जो मिडल कवरिंग होती है मायोकार्डियम, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। एंड इसके अलावा है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। एथेरोस्क्लेरोसिस इज फॉर्म्ड बाय ब्लॉक ऑफ ब्लड वेसल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमा विद इन द ब्लड वेसल। जो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, ब्लड वेसल्स में एथ्रोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होती है और ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हमें यदि पेशेंट का सीरम में यदि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो उस केस में क्या मिलता है, एथेरोस्क्लेरोसिस मिलती है। चलिए लिख लेते हैं
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में फर्स्ट है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्या है? हार्ट डस्ट नॉट पंप द ब्लड। पेशेंट का जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। एंड सेकंड है इसमें मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की जो मिडल लेयर है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है मायोकार्डियम में, तो उसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। एंड थर्ड है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इन कंडीशन में मिलेगा। एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? ऑटो मीन्स सेल और इम्यून मीन्स इम्यून सिस्टम। तो ऑटो इम्यून क्या मतलब, जब कोई अब खुद पेशेंट की खुद की बॉडी नॉर्मली क्या होती है, खुद की बॉडी की सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और खुद की सेल्स के अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगती हैं, और जो एंटीबॉडी है वो खुद की सेल्स को किल करने लगती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस। इन चीज़ों में हमें क्या मिलेगा? सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। सेकेंड है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारा फर्स्ट है ल्यूपस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट। जॉइंट में क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। कौन? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड अदर केस में मिलेगी जो सीआरपी का लेवल है इंक्रीज मिलेगा, जैसे कि मेनिंजाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और अपेंडिसाइटिस। इन केस में मिलेगा क्या? हमें सीआरपी का लेवल इंक्रीज मिलेगा। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर कि हम सीआरपी टेस्ट को लैब में मैनुअली कैसे परफॉर्म करेंगे। तो क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करेंगे हम, जिसमें हम आइदर क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम सीआरपी पेशेंट के सीरम में प्रेजेंस है या नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हमें सीआरपी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। रिक्वायरमेंट में हमें सबसे पहले जो सीआरपी की किट है लेटेक्स रीजन की, वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सीआरपी लेटेक्स सीआरपी किट की रिक्वायरमेंट होगी। लेटेक्स सीआरपी किट। एंड साथ में हमें किसी की सीआरपी की जो ग्लास स्लाइड आती है उसकी, जो कि ब्लैक कलर की होती है, सीआरपी स्लाइड एंड एप्लीकेटर स्टिक्स मिक्स करने के लिए। एप्लीकेटर स्टिक एंड हमें पिपेट की रिक्वायरमेंट होगी। पिपेट। तो इन चीज़ों की हमें क्या होगी? सीआरपी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। देन हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल क्या है? लेटेक्स पार्टिकल इज कोटेड विद एंटी सीआरपी। जो लेटेक्स पार्टिकल है वो क्या होते हैं? एंटी सीआरपी से कोटेड होते हैं। यदि पेशेंट के सीरम में सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंस होगी तो एंटी सीआरपी क्या करेगा? सीआरपी के साथ रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन फॉर्म करेगा। यदि एग्लूटिनेशन फॉर्म करेगा मीन्स पेशेंट के सीरम में सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंस है। एंड प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर में क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट सीरम एंड जो लेटेक्स सीआरपी का रिएजेंट है उसको 10 मिनट के लिए टेस्ट परफॉर्म करने से पहले रूम टेम्परेचर पे रख देना है, जिससे कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर जाए। क्या करना है? कीप reagent and sample at room temperature. रूम टेम्परेचर को साथ में RT लिख रहा हूँ, रूम टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट। देन नेक्स्ट क्या है? जो पेशेंट सीरम है, पेशेंट सीरम का हमें डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है। किसके साथ? नॉर्मल सलाइन के साथ। कितने अनुपात में? 1:5 के अनुपात में हमें क्या करना है?
1:5 में हमें क्या करना है, पेशेंट सीरम का डायल्यूशन करना है, किसके हेल्प से, नॉर्मल सलाइन का यूज करके। तो एंड डाइल्यूट सीरम 1:5 में डाइल्यूट करना है सीरम को 1:5 में नॉर्मल सलाइन का यूज करके, एंड डाइल्यूट कर लेंगे। देन डाइल्यूट करने के बाद जो हमारे पास सीआरपी की किट है उसको लेंगे, और मान लीजिए हमारे पास ये सीआरपी की किट है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये 3 सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड एंड ये हमारा थर्ड सर्कल है। तो तीनों सर्कल पे क्या कर लेना हमें, सबसे पहले ये फर्स्ट सर्कल पे हमें टेस्ट को मैं शॉर्ट में टी लिख रहा हूँ, टेस्ट को टी से मार्क कर लेना है। एंड जो सेकंड सर्कल है इसको पॉजिटिव कंट्रोल, तो इसे हम शॉर्ट में पी सी लिख रहा हूँ। एंड लास्ट सर्कल इसे हम नेगेटिव कंट्रोल, जिसे मैं शॉर्ट में एन सी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लेटेक्स रिएजेंट है, लेटेक्स रिएजेंट की 1 ड्रॉप टेस्ट, पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल, तीनों सर्कल पे 1 ड्रॉप लेटेक्स रिएजेंट की ऐड करना है। 1 ड्रॉप, ये तीनों हमने क्या कर दिए, लेटेक्स रिएजेंट की ऐड कर दिए। लेटेक्स रिएजेंट की 1 ड्रॉप टेस्ट, पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल, तीनों सर्कल पे 1 ड्रॉप ऐड कर देना। देन जो टेस्ट सर्कल है, टेस्ट सर्कल पे हमने जो पेशेंट सीरम का 1:5 में डायल्यूशन प्रिपेयर किया है उसकी 50 मिलीलीटर या 40 से 50 मिलीलीटर क्या करना है, सीरम जो डायल्यूशन प्रिपेयर किया वो डायल्यूटेड सीरम को ऐड करना है, किसमें, टेस्ट वाले सर्कल पे। देन जो पॉजिटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल में किट में ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं कंपनी वाले। तो पॉजिटिव कंट्रोल की 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल वाले सर्कल पे ऐड करना है। एंड जो नेगेटिव कंट्रोल पे भी नेगेटिव कंट्रोल ऐड कर देंगे, नेगेटिव कंट्रोल वाले सर्कल पर 1 ड्रॉप। देन तीनों को सेपरेट अलग अलग एप्लीकेटर स्टिक्स की हेल्प से इनको मिक्स करना है, अलग अलग स्टिक्स की हेल्प से। एंड देन मिक्स करने के बाद इनको क्या करना है, 2 मिनट तक स्लाइड को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। और देन रोटेट करने के बाद आफ्टर 2 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। एग्लूटिनेशन क्या है, रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, उसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो बैसी रिएक्शन यानी कि बैसी रिएक्शन जो कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में होती है उसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो यदि मान लीजिए आफ्टर 2 मिनट के बाद यदि टेस्ट सर्कल पर एग्लूटिनेशन आती है तो सीआरपी टेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कंट्रोल पे भी आती है तो मतलब हमारा रीजन क्या सही से वर्क कर रहा है, हमारी किट सही है। तो नेगेटिव कंट्रोल पर क्या होगी, एग्लूटिनेशन नहीं आएगी क्योंकि ये नेगेटिव कंट्रोल है। एंड तो ये होगा हमारा सीआरपी टेस्ट का प्रोसीजर, आप लोगों को समझ आएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले जो रीजेंट है और सैंपल है उसको क्या करना है, 10 से 15 मिनट के लिए हम क्या रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो पेशेंट का सीरम है उसको नॉर्मल सलाइन के साथ 1:5 में डाइल्यूट करना है। और देन डाइल्यूट करने के बाद हमें क्या करना है, सीआरपी की जो ब्लैक कलर की स्लाइड आती है उसको लेना है। और उसको लेने के बाद 3 सर्कल पे, फर्स्ट सर्कल पे हमें टेस्ट मार्क कर लेना है, एंड दूसरे सर्कल पे पॉजिटिव कंट्रोल, एंड तीसरे सर्कल पर नेगेटिव कंट्रोल मार्क कर लेंगे। देन जो टेस्ट सर्कल और पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल तीनों सर्कल पर 1 ड्रॉप हमें क्या करना है, जो लेटेक्स सीआरपी का रिएजेंट है उसकी 1 ड्रॉप ऐड करना है। देन उसके बाद जो टेस्ट सर्कल है, इसमें टेस्ट सर्कल पे हमने जो पेशेंट के सीरम का डायल्यूशन प्रिपेयर किया है, डायल्यूटेड पेशेंट सीरम को हमें क्या करना है, 40 से 50 मिलीलीटर टेस्ट सर्कल पर ऐड करना है। देन जो पॉजिटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल वाले सर्कल पे हमें जो किट में ऑलरेडी पॉजिटिव कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं तो उसकी 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल वाले सर्कल पर ऐड करना है। एंड जो नेगेटिव कंट्रोल है, नेगेटिव कंट्रोल वाले सर्कल पे नेगेटिव कंट्रोल की 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। देन इनको ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जो अलग अलग एप्लीकेटर स्टिक्स है उसकी हेल्प से तीनों को अलग अलग मिक्स करना है। देन मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हम क्या करेंगे, स्लाइड को रोटेट करेंगे। देन रोटेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। यदि टेस्ट सर्कल और पॉजिटिव कंट्रोल दोनों सर्कल पे यदि एग्लूटिनेशन आ रही है तो मैं हमारा क्या टेस्ट प्रोसीजर सही है और हमारा जो किट है सीआरपी की वो सही से वर्क कर रही है, और नेगेटिव कंट्रोल पे एग्लूटिनेशन नहीं आएगी क्योंकि वो नेगेटिव कंट्रोल है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन में ही क्यों बढ़ता है। तो जनरली मान लीजिए कोई भी क्या है, ये इन्फ्लामेटेड या इन्फेक्टेड टिश्यू है, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी टिश्यू मान लीजिए कि जो इन्फ्लामेशन है इसमें या कोई भी इन्फेक्शन से है इसमें, तो क्या होता है जब भी बॉडी की किसी भी टिश्यू में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी में मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट साइटोकाइन रिलीज करती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 6। तो इनमें ज़्यादा यदि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगी बॉडी की किसी भी टिश्यू में, जो लिम्फोसाइट एंड जो मैक्रोफेज सेल्स है वो क्या करेंगी,
क्या रिलीज करती हैं, इंटरल्यूकिन 6, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IL-6 रिलीज करती हैं। तो ये IL-6 क्या करता है, ये IL-6 जो लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स है, हेपेटोसाइट जो कि लीवर में पाई जाती हैं, लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स है, IL-6 लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, कि हेपेटोसाइट सेल्स क्या करें, सी रिएक्टिव प्रोटीन का प्रोडक्शन करें। तो जब भी किसी भी टिश्यू में ज़्यादा इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट सेल्स है वो इंटरल्यूकिन 6 का ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगी, जिससे क्या होगा, लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स है ज़्यादा अमाउंट में सी रिएक्टिव प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगी, जिससे सीरम पेशेंट की सीरम में सी रिएक्टिव प्रोटीन का बड़ा हुआ लेवल मिलता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में समझ में आया होगा। यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आगे यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।